CHSL 2024 वालों के लिए ये वीडियो है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर, कौन कौन सी दिक्कतें आपको हैं या जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हो कि इसका हम क्या सोल्यूशन कर सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है। और क्या आपका अगर सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास या अगर कोई दिक्कत आती है तो क्या कुछ होता है, क्या आपको रिजेक्शन का तो सामना नहीं करना पड़ेगा और अभी आपके पास समय है तो अभी आप उसमें क्या सुधार के लिए क्या स्टेप ले सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। जो लोग भी अलग अलग ग्रुप के एडमिन सुन रहे होंगे CHSL 2024 में जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, आपसे रिक्वेस्ट होगी कि ज़रूर इसको शेयर कर दीजिएगा तब ताकि सब तक बात पहुंच पाए और मैं आगे की जो वीडियोस लेके आ रहा हूँ मेरा एफर्ट तभी सही हो पाएगा जब आप इसको सही जगह पर पहुँचा पाओगे। तो रिक्वेस्ट है आपसे ज़रूर इसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा अपने ग्रुप के अंदर। बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको DV के लिए, कब DV होगा। एक अलग से मैंने वीडियो डाला था आपका कि क्या टाइम रहता है, किस समय क्या स्टेप फॉलो करा जाता है। तो जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको 10th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इसमें जो जो इश्यूज़ आते हैं मैं आगे आपको कवर करके बताता हूँ। 12th का भी सेम मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट सर्टिफिकेट यानी कि आपकी डिग्री सर्टिफिकेट लगेगी, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप पर्टिकुलर किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो, आधार कार्ड और पैन कार्ड, आपका जो खुद का नाम है उसके नाम का खुद का एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और NOC जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में हैं। इसके साथ साथ आपका जैसे बेसिक चीज़ें जैसे कि आपकी फ़ोटोग्राफ्स हो गई और ये सब चीज़ें लगेंगी, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि इसमें जिसमें आपकी दिक्कतें रहती हैं। बात करें कुछ और डॉक्यूमेंट जैसे जो लोग PWD होंगे उनका अलग सा सर्टिफिकेट लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं सारे इश्यूज़ को लेके, आराम से सुनना, एक एक बात सुनना, कोई भी दिक्कत इस वीडियो के बाद आपकी नहीं रहेगी जिसको लेके आप परेशान हो। 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चाहिए होता है। आप अपना मार्कशीट देखिएगा उस पर लिखा रहेगा मार्कशीट कम सर्टिफिकेट CBSE वालों में, तो ये आपका कंबाइंड है, आपको दो अलग अलग नहीं चाहिए। अगर आप स्टेट बोर्ड से किए हो बहुत पहले में तो मार्कशीट अलग आता था, सर्टिफिकेट अलग आता था, दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है नाम के स्पेलिंग में दिक्कत आती है। आपके नाम में, फादर के नेम में, मदर के नेम में स्पेस की दिक्कत, स्पेलिंग का कुछ दिक्कत, किसी के में सरनेम एक्स्ट्रा, जैसे यूपी में लड़कियों के नाम के आगे कुमारी एक्स्ट्रा जोड़ रखा है, तो ये जितनी भी दिक्कतें हैं राइट, पहले कुमारी को छोड़ दूँ मैं, अगर आपके स्पेस में दिक्कत है, स्पेलिंग में दिक्कत है तो एक एफिडेविट बनता है, आप नोटरी से मिलकर बनवा लीजिएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। अगर किसी का एक्सट्रीम केस है, किसी ने नाम ही चेंज करवा लिया, जैसे मान लीजिए आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में नाम कुछ और था, बाद में आपने चेंज कराया, उसका एक प्रोसीजर होता है कि आपने गैजेट में पब्लिश कराया, स्टेट के जो न्यूज़पेपर होते हैं सेंट्रल जो हिंदी और लोकल, उसमें पब्लिश करा के नाम चेंज करना होता है। अगर ऐसा किसी का केस होगा तो घबराइएगा मत, पूछ लीजिएगा, मैं डिटेल में बता दूंगा। वैसे बहुत कम लोग का ऐसा रहता है, बाकी जिनके ये सिंपल सा रहता है कि सरनेम गायब है, स्पेलिंग का दिक्कत है, कोई एक ही जगह पर हो गया, इसके लिए एफिडेविट बनता है, वो बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आपका डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू हुआ है, यानी कि सर्टिफिकेट खो गया था, डुप्लीकेट बना है जिसमें डेट बाद की प्रिंट की आई हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका चल जाएगा। बस उसमें जैसे आपने 2005 में किया हुआ है, ये सपोज करिए कि 2010 में किया है, जिस साल भी किया रहेगा वो ईयर वही लिख के आता है, बस डेट करेंट की लिख के आती है जब नया बन के आता है तब, राइट। अगर रोल नंबर या परसेंटेज गलत भर दिया, खासकर ये लोगों का रहता है कि मैंने रोल नंबर ही गलत भर दिया, परसेंटेज मार्क्स गलत भर दिए, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। 10th से केवल आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम और फादर का नाम चेक किया जाता है और कोई भी परसेंटेज रोल नंबर की ज़रूरत आपकी नहीं है। जब आपको अटेस्टेशन फॉर्म आएगा उसमें आप करेक्ट करके सही कर दीजिएगा। 12th के लिए भी सेम प्रोसीजर, जो जो दिक्कतें आपकी आती हैं इसमें अलग यही है कि अगर आपने 12th की जगह पर ग्रेजुएशन वो किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, पॉलीटेक्निक किया हुआ है, तो वो आपका एक्सेप्टेबल होगा। 12th के अगर सर्टिफिकेट में फादर और मदर के नेम में दिक्कत है तो बनवा लीजिए एफिडेविट, लेकिन जनरली 10th के बाद 12th से मैच नहीं करा जाता। जो कुछ भी बेसिक डिटेल, नाम, आपका नाम, फादर का नाम, वो 10th से ही चेक करी जाती है। बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन को लेकर के। देखिए ग्रेजुएशन ये 12th बेस्ड एग्जाम है, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है। जिनका ग्रेजुएशन अभी चल रहा होगा उनके लिए भी मैं आगे बताता हूँ कि क्या आपको ध्यान रखना है, किस बात की दिक्कत आएगी, क्योंकि ज्वाइनिंग में आपकी समस्या आने वाली है। तो अगर आपका सेमेस्टर वाइज मार्कशीट आता है तो या ईयर वाइज आता है तो आपको हर साल वाइज या फिर सेमेस्टर वाइज मार्कशीट देनी पड़ेगी। अगर आपकी यूनिवर्सिटी कॉन्सोलिडेटेड मार्कशीट देती, यानी कि एक ही देती जिसमें हर साल का लिखा रहता है, सेमेस्टर वाइज मार्कशीट की ज़रूरत नहीं है, राइट। मैं आपको बता दूं कि जो कट ऑफ डेट होती है, यानी कि आपकी इस डेट तक ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए, तो मार्कशीट की जो डेट होती है वो कट ऑफ डेट से देखी जाती है। 1 अगस्त 2024 कट ऑफ डेट थी, उससे पहले आपका ग्रेजुएशन का फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए था। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसकी डेट से मैच करा जाता है कट ऑफ डेट, राइट। अगर आपका रिजल्ट कट ऑफ डेट के बाद आया हुआ है, ऐसा है कई लोग जिनका, अगर आपका 2024 का एकेडमिक ईयर था, गवर्नमेंट का रूल है कि जून तक सभी का रिज़ल्ट पब्लिश कर दीजिए, बिकॉज उनको नए साल नए कॉलेज के लिए या फिर आगे के लिए देखना होता है। लेकिन फिर भी कुछ स्टेट में ऐसा हुआ है कि सितंबर में या जुलाई के बाद उनका रिज़ल्ट आया, अगस्त में मिड में आया है,
ऐसा कोई केस एक बार मुझे मैसेज कर दीजिएगा। 1-2 केस आए हुए हैं, क्या सोल्यूशन था मैंने उनको बताया है, क्योंकि वो दिक्कत कर देगा डिपार्टमेंट 1 अगस्त के बाद की वजह से, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई नया सर्टिफिकेट, कई लोगों के साथ ये समस्या रही है कि सर मेरे सर्टिफिकेट में या मेरे मार्क्स में कुछ कमी थी, मैंने स्क्रूटनिंग के लिए लगाया और बाद में जो अपडेट होके आई उस पर जो डेट आया वो बाद का आया। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने नया मार्कशीट उसके बाद इशू कराया तो जो पुराने वाला था उसकी डेट से वो चेक करा जाएगा, जो अपडेट होके आई है उससे नहीं देखा जाएगा। तो घबराइएगा मत कट ऑफ डेट को लेकर के, इसमें अगर कोई इशू है तो। बात करते हैं डिग्री को लेकर के। डिग्री सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। कॉलेज पूरा करने के बाद यानी ग्रेजुएशन होने के 1 या 2 साल के बाद आपको डिग्री सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये अलग होता है, मार्कशीट अलग होती है, डिग्री अलग होती है। बहुत सारे लोग होंगे जो सुन रहे होंगे, आपको ये नहीं पता होगा, तो ये अलग होती है। एक बार आप अपने कॉलेज चले जाएंगे और उनसे, जहाँ पर भी ये एडमिन सेक्शन होता है या फिर एडमिशन वगैरह का जहाँ काम होता है, आप उनसे बोल देंगे सर की कॉलेज के कि मुझे डिग्री चाहिए। अगर वो कहते हैं कि अभी डिग्री आपका नहीं आया, तो वहाँ पर एक प्रोविजनल बनता है, कंप्यूटर में ही फॉर्मेट सेव रहता है, वो बना करके सील लगा के डीन वगैरह के आपको दे देंगे। तो उससे आपका ज्वाइनिंग हो जाता है, प्रोविजनल चल जाता है, राइट। कई लोग का ये कहना रहता है कि सर जो मेरी कट ऑफ डेट पड़ी है डिग्री के ऊपर वो 1 अगस्त 24 की यानी कट ऑफ डेट के बाद की। तो डिग्री की जो डेट होती है वो नहीं देखी जाती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो डिग्री देखी जाती है कट ऑफ डेट, वो मार्कशीट से देखी जाती है, राइट। तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। कितने लोग के पास अभी डिग्री नहीं है, एक बार कमेंट करके बताइएगा, और नहीं है तो एक बार ज़रूर जा करके आप ले लीजिएगा। अब अगली बात, अगर आप ग्रेजुएशन में हैं यानी कि सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर के, क्योंकि इसके लिए 12th लेवल ही क्वालिफिकेशन चाहिए थी, मैं आपको बता दूं कि आपको दिक्कत आ जाएगी, बिकॉज पढ़ाई और नौकरी आप एक साथ रेगुलर नहीं कर सकते। अगर ये मैटर फंसता है आपका तो एक बारी को आप लिखिएगा। थोड़ा सा भी चल रहा है शेड्यूल थोड़ा मेरा बिजी, लेकिन तब भी लिख दीजिएगा अगर कोई फंसता है इस तरह का मामला। तो आप अपने कॉलेज में पता कर लीजिएगा कि क्या अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आगे की जो पढ़ाई है वो आपकी रेगुलर से प्राइवेट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। कई जगह पर ये ऑप्शन रहता है कि अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर रेगुलर किए तो ये आपकी नौकरी लग गई तो आपको वो रेगुलर में से प्राइवेट में चेंज कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, राइट, तो मैं आपको बताऊं, अगर आप पहले साल में होंगे तो आपको फिर से प्राइवेट में या फिर इग्नू के थ्रू या फिर कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन ले करके करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपको डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा कि आपने ग्रेजुएशन का फॉर्म भर रखा है, आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं। उससे ये होता है कि जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो वो आपको जाने के लिए एनओसी देंगे, राइट, एग्ज़ाम लिखने के लिए। सपोज़ करिए उस टाइम पर आपकी ट्रेनिंग आ गई या कुछ ऑफिस में इंपॉर्टेंट कोई सबमिट चल रहा है या फिर कोई ऑडिट उस समय हो रहा है, तो उस समय छुट्टी नहीं दी जाती है, या कुछ ज़्यादा कोई वो आ गई, इंस्पेक्शन की टीम आ गई, तो उस केस में अगर आपने अप्लाई किया हुआ है या इंटीमेट किया हुआ है तो आपको मतलब एग्ज़ाम देने से कोई नहीं रोकता है, एनओसी आपको ईजिली मिल जाएगी। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि इंटीमेट करना है। कब करना होता है? ज्वाइनिंग के टाइम पर ही देते हैं वो फॉर्म, कि कौन से एग्ज़ाम दे रखे हैं आपने और कौन सा अभी एग्ज़ाम चल रहा है आपका, वो भी आपको बताना होता है। सबसे ज़्यादा सवाल जो लेकर के अभी तक आप परेशान हो गए, नौकरी लग गई होगी लेकिन अभी भी आपके दिमाग पे वो टेंशन, वो चीज़ें हैं जो मैं फील कर पा रहा हूँ। काफ़ी कुछ मैसेज पड़े हुए हैं, काफ़ी कुछ फ़ोन कॉल, इन सब को लेकर मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि जितने आसानी से आपको समझा पाऊँ आप देखिए। क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि मैं टियर 2 के बाद जब आप मेंस लिखते हैं उसके बाद जितना कुछ होता है, आपका पोस्ट प्रेफरेंस, स्टेट वाइज वैकेंसी के साथ साथ आपकी ज्वाइनिंग, रेजिग्नेशन, जितने तरह के मैटर हो सकते हैं टियर 2 के बाद आपका, वो सब मैं कवर करता हूँ। और ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं होगा जिसके कैंडिडेट से मैं अटैच नहीं होऊंगा, राइट। लगभग सभी जगह से सभी तरह के मैटर मैंने देखे हैं, बहुत डीप कवर किया हुआ है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या कुछ रहता है, क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है, देखेंगे। पहले हम बात करते हैं EWS को लेकर के। इसमें केवल आप अपना फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर देखिएगा। एसएससी के एग्ज़ाम में 2019 यानी कि CGL 2019, CHSL 2019 से ये इंट्रोड्यूस किया। मैंने बहुत डीप कवर किया इस चीज़ को, जब स्टार्टिंग में आया हुआ था ये चीज़, राइट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं था। कई स्टेट में जो बने वो भी गलत बने सर्टिफिकेट, किसी की दिक्कत नहीं आई, सिर्फ ये अगर आपका सही है तो 2024 के लिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 रहेगा और वैलिड ईयर जो रहेगा आपका वो 24-25 रहेगा। अगर आपका सर्टिफिकेट कट ऑफ डेट के बाद का बना हुआ है, राइट, 1 अगस्त के बाद का भी बना है तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपका ये 2 चीज़ें सही हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई डिपार्टमेंट इसको ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, कुछ डिपार्टमेंट इसको ऑब्जेक्ट करेंगे कट ऑफ डेट के बाद का है। लेकिन मैं टोटलिटी में बात करूं, जो पीछे के साल गुजरे हैं, किसी की भी ज्वाइनिंग नहीं रोकी जाएगी, आपकी ज्वाइनिंग अल्टीमेटली हो जाएगी। कौन सा डिपार्टमेंट रोकेगा नहीं रोकेगा, अपडेटेड रहिएगा। मैं जैसे कुछ इशू आएगा किसी के साथ या आपके साथ कोई दिक्कत आता है मुझे बताइएगा, क्या उसका प्रोसीजर रहता है। मैं एक अलग वीडियो में करता हूँ कि जब आपकी ज्वाइनिंग रोकी जाती है तो वो फाइल कहाँ जाती है, कैसे मूव होके आती है, किसका किसका अप्रूवल लिया जाता है, वो मैं बताऊँगा आपको आगे, राइट। तो वो मैं एक सेपरेट वीडियो में कर दूँगा।
अगर आपका स्टेट का बना हुआ है, फॉर्मेट सेंट्रल वाला नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्टेट ने भी वही क्राइटेरिया अपनाया हुआ है जो सेंट्रल का बना हुआ है, जो ज़मीन का या फिर इनकम का है वही, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका फाइनेंशियली एक ही लिखा हुआ है, जैसे झारखंड की बात कर ले तो मैंने बताया कि 24-25 होना चाहिए आपका, तो वहाँ पर केवल 25 लिखा होगा या 2024 लिखा रहेगा। इसको भी लेके अगर समस्या होगी तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे आप कि हाँ, आपकी ये समस्या है कि केवल वैलिड ईयर एक ही लिखा हुआ है, डैश करके नहीं लिखा हुआ है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपका फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है 23-24, राइट, और अगर वर्ष लिखा हुआ है 24, इसका मतलब वो 24-25 है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर से वो मिला लेंगे। तो ये दिक्कत उनका है, मतलब ये ऑफिस की दिक्कत है, ये आपकी दिक्कत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सोच रहे हो कि क्या मैं इसको करेक्ट करा लूँ, वहाँ पर फिर से मतलब रीपेन का मतलब री करा के करूँ, तो दोबारा कोई बैक डेट का जैसे बनाता नहीं है, लेकिन अभी रिलैक्स रहिए, ऐसी कोई दिक्कत आपकी ज्वाइनिंग में नहीं आएगी। अगर आपने फॉर्म EWS से तो अप्लाई कर दिया, लेकिन अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है और अगर आपने सारे टीयर 1 टीयर 2 UR की कट ऑफ क्लियर की है, कोई भी रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं लिया है, तो रूल के अकॉर्डिंग, जो गवर्नमेंट का रूल है उसके हिसाब से आपको UR ट्रीट करके आपको UR के थ्रू ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। लेकिन मैं बता दूं कि ज़्यादातर जानकारी की कमी की वजह से ये दिक्कतें काफ़ी फेस हुई हैं, जो कि डिपार्टमेंट DV करता है। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप घबराइएगा मत। अगर आपका ऐसा कुछ फंसता है मैटर, ज्वाइनिंग हो जाएगी, बस आपको थोड़ा सा उनको बताना पड़ेगा कि आपका सिलेक्शन UR के थ्रू हुआ है। अगर डिपार्टमेंट समझ जाता है तो ठीक है, नहीं समझता है तो फिर उसके लिए आपको फाइल आपकी मूव कराई जाएगी ऊपर, अल्टीमेटली ज्वाइनिंग हो जाएगी, आपका UR के थ्रू हो जाएगा, अगर आपने कोई भी बेनिफिट नहीं लिया है तो। बात करते हैं OBC के अंदर, तो इसमें आपको कट ऑफ डेट के पहले का, यानी 1 अगस्त 2023 से 24 से पहले का सेंट्रल का सर्टिफिकेट चाहिए, सेंट्रल OBC का चाहिए, राइट। ये जो 3 साल वाला मैंने बताया आपको कि 70-80% डिपार्टमेंट जो है वो ले लेते हैं, कुछ डिपार्टमेंट होते हैं केवल 1 साल पहले का ही मानते हैं। तो अगर ये फंसता है आपका, ये आपका कट ऑफ डेट के बाद का भी बना हुआ है, ये भी मैटर फंसता है, तो उस केस में आपकी प्रोविजनल स्टेटस दे करके, राइट, OBC में एक प्रोविजनल होता है, वो स्टेटस देकर आपकी फाइल को प्रोसीड कर दी जाती है हेडक्वार्टर के लिए। जब वहाँ से अप्रूवल आता है उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग कराई जाती है। इसमें थोड़ा हो सकता है कि आपका डिले हो, आपके बैच वाले बाकी जिनका सर्टिफिकेट सही होगा, आपकी ज्वाइनिंग 1 या 1.5 महीने 2 महीने के लिए रोक दी जाए, डिले कर दी जाए, लेकिन अल्टीमेटली आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, रिलैक्स रहिएगा। अगर आपका फॉर्मेट SSC वाला फॉर्मेट नहीं है, लेकिन उस पर अगर आपके सर्टिफिकेट पे लिखा है कि केंद्र सरकार की एग्ज़ाम के लिए, यानी कि भर्ती के लिए लिखा रहता है, पढ़ेंगे उस पर तो केंद्र सरकार वाला वर्ड लिखा रहेगा, तो वो आपका एक्सेप्टेबल है, चल जाएगा। हिंदी में बनाए, इंग्लिश में बनाए, दोनों ही चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात कर लेते हैं SC ST को लेकर के। कट ऑफ डेट की कोई ज़रूरत नहीं है आपकी, कट ऑफ डेट के बाद का बना हुआ है, लेटेस्ट बना हुआ है, 10 साल पुराना का है तो भी आपका ये चल जाएगा। सेंट्रल फॉर्मेट और स्टेट फॉर्मेट मैं बताऊं दोनों एक्सेप्टेबल, अगर आपके पास दोनों है तो चल जाएगा, स्टेट का भी दिखा दोगे चल जाएगा। डिजिटल वाला जो बनाते हैं आप जन सेवा केंद्र से, वो भी आपका चल जाता है, जिस पर डिजिटल सिग्नेचर रहता है, राइट। और लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों एक्सेप्टेबल है। अगर आपके पास केवल स्टेट का बना हुआ है, अभी आपके पास समय है 4-5 महीने का ज्वाइनिंग आते में, मतलब CHSL की ज्वाइनिंग कम से कम 3 से 4 महीने लगेगी, तो आप क्या कर सकते हैं कि सेंट्रल वाला जो फॉर्मेट है वो डाउनलोड कर लीजिए, स्टेट वाले को दिखा करके उस पर आप SDM के सिग्नेचर और सील लगवा के रख सकते हैं, या फिर आप तहसीलदार से भी करवा के रख लेंगे, ताकि वो एक मतलब एक मेंटल आपका वो रहता है, कोई दिक्कत आपको ऐसे नहीं रहेगी। स्टेट वाले से भी आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में, बता दूं आपको NOC देना पड़ेगा जब आपकी ज्वाइनिंग होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर डिपार्टमेंट आपसे मांगेगा कि आप जिस डिपार्टमेंट में थे वहाँ से NOC लेके आइए। अगर देखो डिपार्टमेंट इशू करता है, जैसे अगर आप रेलवे में काम कर रहे हो या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर ये इशू होता है, जैसे आप पोस्ट ऑफिस में होंगे तो रिज़ाइन करने में दिक्कत आती है, तो आप एक बार लिखिएगा अगर रेजिग्नेशन में भी दिक्कत आ रही है तो, क्योंकि इस समय बड़ा मैटर चल रहा है, 2-3 साल से भी काफ़ी कुछ समस्याएं आई हैं बच्चों को रिज़ाइन करने में भी, तो ये ध्यान रखिएगा। तो उस समय आपको चाहिए होगा NOC के लिए अप्लाई कर दी। कब इंटीमेट करना होगा NOC के लिए? जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके पास मेल आएगा या मैसेज आएगा, तब आप अप्लाई कर दीजिएगा, या पहले भी कर सकते हैं आप, और आपको मिल जाएगा, आप जाके दे दीजिएगा। ये अगर नहीं भी मिलता है आप बता देंगे कि सर ज्वाइनिंग के टाइम पर मैं ले आऊँगा, अभी डिपार्टमेंट ने नहीं इशू करा है, लेकिन आप ज्वाइनिंग के टाइम पर आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर टेक्निकल के थ्रू आप सोच रहे हो कि रिज़ाइन करके आप, ताकि आपका जो छुट्टियाँ बची हैं वो ट्रांसफ़र हो जाए, अगर नहीं कर रहा है तो आप सिंपल भी रिज़ाइन दे करके ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। बात करते हैं ID प्रूफ को लेके, आधार पैन कार्ड को लेकर के। अगर आधार कार्ड का जो एड्रेस है वो एड्रेस नहीं है जो आपने फॉर्म में भरा है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, एड्रेस का वेरिफिकेशन नहीं होता। अगर आपका एड्रेस चेंज हो गया जो आपने SSC फॉर्म में भरा हुआ था, या फिर आप कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके पास डिपार्टमेंट से कागज़ आएगा, अटेस्टेशन फॉर्म आएगा, उसमें सही वाला पता भर दीजिएगा, वो आपका करेक्ट हो जाएगा।
आप में से कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास आधार कार्ड नहीं होगा, तो आप बनवा लीजिएगा, क्योंकि जब आप ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगता है आपका, उसके लिए इसके लिए आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, उसी से वो लिंक्ड रहता है। तो ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगर आपके पास नहीं है, अगर किसी के पास नहीं है तो कमेंट में करिएगा, ताकि पता चल पाए कि ये भी दिक्कतें आपके साथ हैं। पैन कार्ड में अगर नाम में दिक्कत है आपकी तो सुधरवा लीजिएगा, ये करेक्ट होना चाहिए। पैन कार्ड में अगर नाम में स्पेलिंग में दिक्कत है तो उसको करेक्ट ही करा लीजिएगा, एफिडेविट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब आपका इनकम टैक्स फाइल करने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आपके लिए, तो पैन कार्ड के डेटा को तो ज़रूर सुधरवा लीजिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। और बात करें कि जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं अपने, जिस पे करेक्ट डेट ऑफ बर्थ हो वही दीजिएगा जो आपने एसएससी के फॉर्म में भरा हुआ है। अगर दोनों अलग अलग डेट ऑफ बर्थ है, आधार में पैन कार्ड में, तो कोशिश करिएगा कि आईडी प्रूफ में वही दिखाइएगा जो आपके पास करेक्ट डेट ऑफ बर्थ का होगा। अगर इसके बाद भी कोई समस्या रह गई आपकी तो एक बार कमेंट में लिखिएगा, मैंने कोशिश करी कि सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँ। बाकी इस वीडियो ने आपकी कितनी हेल्प करी वो भी एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आगे की वीडियो उसी के